जय हिंद व्यूअर्स, मैं प्रभाकर सिंह आपके सामने आ चुका हूं। हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट रिलीज हुआ है और इसमें ऑल इंडिया रैंक 1 जिसकी आई है उस लड़की का नाम है शक्ति दुबे। शक्ति दुबे का मैं इंटरव्यू देख रहा था। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने शक्ति दुबे के इंटरव्यू को पब्लिश किया। दृष्टि आईएएस का के प्लेटफॉर्म पे जाके मैंने देखा उसका इंटरव्यू। और जब शक्ति दुबे से एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि अगर आप इन फ्यूचर आईएएस बन गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई, तो आप अपनी सोसाइटी में किस तरीके के बदलाव लाना चाहेंगे, सोसाइटी में पर्टिकुलरली प्रयागराज में क्या सोसाइटी में ऐसे ड्रॉबैक्स आप देखते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, शक्ति दुबे का जो आंसर था वो आंसर क्या था कि प्रयागराज लैग कर रहा है किसमें? प्रयागराज लैग कर रहा है विमेन पार्टिसिपेशन में, विमेन्स एजुकेशन में, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी एक बड़ा चैलेंज है प्रयागराज के लिए। मगर पहली जो दो चीजें शक्ति दुबे ने बोली वो काफी चौंकाने वाली हैं कि आज आजादी के 75 सालों के बाद भी 2025 में बैठ के हम इन मुद्दों की बात करते हैं कि महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकल रही हो, उनका पार्टिसिपेशन लीडिंग रोल्स में छोड़ो बाकी चीजों में नहीं देखा जा रहा है। और विमेन्स एजुकेशन अगर हम बात करें 2011 सेंसस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से ओवरऑल हमारा जो लिटरेसी रेट है 74% है, मगर इसी में अगर आप विमेन्स लिटरेसी रेट देखेंगे तो सिर्फ ये महज 69% है। तो हम आज ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फूले की। किसकी बात करने वाले हैं? आज की डेट में हम बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फूले की। वो महात्मा ज्योतिबा फूले जो 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने कई अहम लड़ाइयां लड़ी हैं समाज को सुधारने के लिए। किन किन फ्रंट्स पे इनका कंट्रीब्यूशन था, उन सभी चीजों की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। मगर वीडियो की शुरुआत से पहले एक फेमस स्टेटमेंट जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? व्हाट वी सी टुडे इज अ फॉलन नेशन whose primitive greatness lies buried in ruins, and it was the statement given by केशव चंद्र सेन। इस स्टेटमेंट को केशव चंद्र सेन ने दिया था, वही केशव चंद्र सेन जो देवेंद्रनाथ टैगोर के फॉलोअर हुआ करते थे, और उनके साथ मिलके इन्होंने राजा राममोहन रॉय के विचारों को आगे बढ़ाया। राजा राममोहन रॉय जिन्हें आधुनिक भारत का प्रणेता बोला जाता है। आधुनिक भारत का प्रणेता का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कपड़े पहनना हमको सिखाया, जीन्स ऐसी कुछ चीजें सिखाई। आधुनिकता का मतलब है विचारों की आधुनिकता। कपड़ों से हम आधुनिक हो सकते हैं, मॉडर्न हो सकते हैं, हम जीन्स पहन रहे हैं, हम बाकी कपड़े पहन रहे हैं जो मॉडर्न टाइम्स में चल रहे हैं, मगर विचारों से भारत को आधुनिक बनाया था राजा राममोहन रॉय। तो वही केशव चंद्र सेन ने ये स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? केशव चंद्र सेन क्या बोल रहे हैं इस स्टेटमेंट के माध्यम से? केशव चंद्र सेन का कहना है कि आज जो हम देख रहे हैं वो एक गिरा हुआ राष्ट्र है, गिरा हुआ देश है, जिसकी पाश्चात्य महानता, प्रिमिटिव ग्रेटनेस आज कहीं खंडहरों में दब के रह गई है। यह स्टेटमेंट केशव चंद्र सेन ने 19वीं शताब्दी में दिया था। और यह किन परिस्थितियों में दिया होगा? भारत की क्या स्थिति और परिस्थिति थी 19वीं शताब्दी में? ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे और हमारा समाज, यकीन मानिए, बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुका था, बहुत ज्यादा स्टेगनेंट हो चुका था, रुक सा गया था, जैसे इसकी रफ्तार को किसी ने रोक दिया हो। यही अगर हम कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड को देखते हैं, यूरोपियंस को देखते हैं, इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका को देखते हैं, तो अमेरिका तो भाई यहाँ पे इसी 19वीं शताब्दी में से पहले ही उसने 18th सेंचुरी में वर्ल्ड का पहला डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसने उसके पास रखा था, उसने बनाया।
तो हमारे समाज के पिछड़ेपन का आखिर में कारण क्या था 19वीं शताब्दी में? हमारे समाज के पिछड़ेपन का जो सबसे बड़ा कारण था वो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज की कमी, एजुकेशन की कमी, अवेयरनेस की कमी। और ये क्यों था? ये इस वजह से था क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से चीजें व्याप्त थी, जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो किस तरीके से था। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो चीजें हमको पढ़ाई जाती थी, जो सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाए जाते थे, वो सब्जेक्ट्स थे फिलॉसफी, रिलीजियस टेक्स्ट है, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, वेदास हो गए, वेदास के साथ पुराणास हो गए, अरण्यकास, उपनिषद, ये जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं ये चीजें हमको पढ़ाई जाती थी। और इन रिलीजियस टेक्स्ट से हमारा क्या फायदा होने वाला है? इससे कहीं भी हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो नहीं हो पा रहा है, हमारे सोचने समझने की शक्ति तो नहीं बढ़ रही है। तो हमारा जो सोसाइटी था, हमारा जो समाज था, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा लूपहोल था, और दूसरी बात जो सबसे बड़ा कारण था 19वीं शताब्दी तक भारत के पिछड़ेपन का, वो था आपका क्या? वो था आपका कास्ट सिस्टम। क्या था? कास्ट सिस्टम। अगर हम बात करें, यूं कह ले कास्ट सिस्टम तो आपका गुप्ता पीरियड में वर्ना सिस्टम। क्या? वर्ना सिस्टम। वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज के दौरान वर्ना सिस्टम रिजिड हो गया था, और वर्ना सिस्टम के मुताबिक अगर हम बात करें, सबसे टॉप क्लास में किसको रखा गया? सबसे टॉप क्लास में ब्राह्मण्स को रखा गया। नंबर 2 पे क्षत्रिय आते थे। कौन आता था? क्षत्रिय आते थे। नंबर 3 पे अगर हम बात करें, वैश्य आते थे। कौन आता था? वैश्य आते थे। और नंबर 4 पे शूद्र आते थे। कौन आते था? शूद्र आते थे। अब यहां पे देखिए, यहां पे इस सोसाइटी, ये जो वर्ना सिस्टम वाली सोसाइटी थी, इसमें जो डोमिनेट रोल प्ले कर रहे थे वो थे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स ने कहा कि भाई दे आर द सोल इंटरप्रिटेटर्स ऑफ द वेदास। इन्होंने कहा कि हम ही अकेले वो आदमी हैं जो वेदास को इंटरप्रेट करेंगे। गॉड ने हमको ये काम दिया है। ये सीधे तौर पे गॉड का रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ब्राह्मण्स को वेदास पढ़ना अलाउ था, तो ब्राह्मण्स एलिट क्लास के लोग थे, ये खुश थे। क्षत्रिय को भी वेदास पढ़ना अलाउड था, ये भी खुश थे। वैश्यों को भी वेदास पढ़ना अलाउड था, ये भी खुश थे। मगर शूद्रों को वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था, इस वजह से शूद्र नाराज थे। जाहिर सी बात है कि भाई ये आपने एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन से वंचित कर दिया। शूद्रों के साथ साथ अगर हम बात करें महिलाओं की पढ़ाई को भी, विमेन्स एजुकेशन को भी अगर हम बात करें, तो विमेन्स एजुकेशन को भी बंद करने की बात की गई। किसको बंद करने की बात की गई? विमेन्स एजुकेशन लेटर वैदिक एज में ही बंद हो गया था। अगर हम बात कर ले, अर्ली वैदिक एज में सब कुछ ठीक था, लेटर वैदिक एज में सारी चीजें गड़बड़ा गई। तो अगर हम देखें 19th सेंचुरी में एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा था, कास्ट की बहुत ज्यादा रिजिडिटी थी। दैट मीन्स आपका जन्म से ही ठप्पा लग जाता है कि भाई आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो आपका ये काम होगा, आप क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं तो आपका ये काम होगा, वैश्य में ये काम होगा, शूद्र में होगा तो आपको गुलामी करनी पड़ेगी। तो ये जो वर्ना क्लास में लास्ट में इनको रखा गया, तो पंडित अपने आप को सुपीरियर बता रहे थे और वो जो भी बात बोलते, और इसकी वजह से समाज में बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स थे। वो कह रहे थे वेदास हम ही इंटरप्रेट करके बताएंगे। अब वेदास में सती प्रथा है, उन्होंने कहा, मगर वेदास में सती प्रथा है नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं। तो इस 19वीं शताब्दी में जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा एजुकेशन से। किससे चेंज आएगा? वो चेंज आएगा एजुकेशन से। जैसा B.R. अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो जाहिर सी बात है एजुकेशन सिस्टम बदलना शुरू होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है यहाँ पे,
और ब्रिटिशर्स ने इसी समय चार्टर एक्ट 1813 पास किया था। चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एजुकेट करने के लिए और वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंपार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया था, और फिर आगे चल के उसी को इंप्लीमेंट किया गया और इंडियंस एजुकेट होना शुरू हुए। और जब इंडियंस का एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया तो उस एजुकेशन सिस्टम में रैशनले वाली चीजें आई जिसपे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकें। अभी तक हमारी सोसाइटी में अगर हम बात करें, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता था। किसी ने अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को, तो जाहिर सी बात है उसको समाज से निकाल दिया जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क लगाने की टेंडेंसी नहीं थी। दैट मीन्स दिमाग जागृत नहीं हुआ था। आप पढ़ के अगर हम बात करें, रट्टू तोते बन के नॉलेज अटेन कर सकते हैं, मगर विजडम अटेन नहीं कर सकते। विजडम किसी पढ़ाई से नहीं आती है, विजडम अपने से जनरेट करना पड़ता है, अपने आप को एनलाइटन करना पड़ता है। जब आप कई सारे सवाल पूछेंगे अपने आप से, किसी से, गौतम बुद्धा को क्या है, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। महावीरा को क्या है, एनलाइटनमेंट हुआ। तो उनके दिमाग की बत्ती जली, उन्होंने जिंदगी के जो अहम सवाल थे उनके जवाब ढूंढे। मगर हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं थी कि जो सवालों के जवाब ढूंढ पाए। जो बोला जाता था उसको भेड़ चाल में एक्सेप्ट कर लिया जाता था। तो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स बहुत ज्यादा थे, और इसका सबसे बड़ा कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जिसको अंग्रेजों ने बदला। अंग्रेजों ने रैशनल अप्रोच वाले सब्जेक्ट्स को भारत में इंट्रोड्यूस किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाना शुरू किया इन्होंने। वेस्टर्न एजुकेशन, क्या वेस्टर्न एजुकेशन, और इसके साथ साथ ये जो पढ़ाई होनी थी ये सब इंग्लिश में होनी थी। अब जो इंडिया का पढ़ा लिखा वर्ग है, इंटेलिजेंसिया वर्ग है, वो क्या है, इंग्लिश पढ़ रहा है। तो वो ना सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ रहा है, वो यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पढ़ रहा है जो उस समय के संदर्भ में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहा है वो, बाकी रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ रहा है, विचारों को पढ़ रहा है अलग अलग लोगों के। तो वो प्रभावित हो रहा है, और जब देख रहा है कि अपना समाज इतना पीछे रह गया है और वो लोग हाईली डेवलप्ड हो गए, तो ऐसे में कुछ लोग सामने निकल के आएंगे जो इस समाज को बदलने की कोशिश करेंगे। और इसी में जो सबसे पहला आदमी 19वीं शताब्दी में समाज को बदलने के लिए खड़ा होगा, उसका नाम राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पंडिता रमाबाई, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान जैसे कई सामाजिक सुधारक हुए, समाज को बदलने के लिए इनिशिएटिव लिया। हालांकि इनकी जान को खतरा था क्योंकि सोसाइटी बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थी, मगर क्या करें, ऐसे महान आत्मा बहुत कम पैदा होते हैं, इसीलिए उनको महात्मा का टाइटल दिया जाता है। हर किसी को तो महात्मा का टाइटल नहीं दिया जाता ना। 100 साल में कोई एक आदमी पैदा होता है जिसे महात्मा का टाइटल दिया जाता है। तो इन सिचुएशंस में अगर हम बात करें तो एक आदमी का जन्म होता है, उसका नाम था ज्योतिबा फूले। तो अब हम ज्योतिबा फूले की अर्ली लाइफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ज्योतिबा फूले की लाइफ की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ज्योतिबा फूले की पर्सनल लाइफ के बारे में। तो अगर हम बात करें, ज्योतिबा फूले का जो जन्म हुआ था वो 11 अप्रैल 1827 को सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, पुणे के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है सतारा, वहां पे इनका जन्म हुआ था। किसके घर में हुआ था? गोविंद राव और चिमनाबाई के घर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो एक माली कास्ट में हुआ था, और माली कास्ट में जब इनका जन्म हुआ था तो इनका जो नाम पड़ा था वो ओरिजिनल जो नाम था इनका ज्योतिबा गोरे था। इनका जो नाम पड़ा वो, अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में ही एक डिस्ट्रिक्ट है कोल्हापुर, और कोल्हापुर की एक लोकल देवी देवता है जिनका नाम है ज्योतिबा। तो ज्योतिबा के नाम से एनुअल फेस्टिवल होता है वहां पे, और उसी समय इनका जन्म हुआ तो उन्हीं भगवान के नाम पे इनको नाम दिया गया ज्योतिबा, और ओरिजिनल नाम था गोरे, क्योंकि ये माली थे, और माली मतलब जो फूल माले का काम करता है। तो फूल से बना फूले, फूल से क्या बना? फूले। पूरी स्टोरी हम आगे देखेंगे। अगर हम बात करें फादर गोविंद राव, मदर चिमनाबाई, इनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले,
अगर हम बात करें सावित्रीबाई फुले के साथ इनकी जो शादी हुई थी वो अगर हम बात करें 1840 में हुई थी। दैट मीन्स महज 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। बाल विवाह भी उस समय बहुत ज्यादा प्रिविलेज हुआ करता था। तो ये ज्योतिबा फुले की अर्ली लाइफ के बारे में और बात करते हैं। असल में अगर हम बात करें ज्योतिबा फुले के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर अगर हम बात करें सतारा में ही रहते थे और सतारा में एक गांव में लोअर क्लास ऑफिशियल हुआ करते थे, मतलब एक संपन्न परिवार था। मगर उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के बाद उनके ग्रैंडफादर आए जिनका नाम शेतिबा था। क्या था? उनके ग्रैंडफादर का नाम शेतिबा था, मगर शेतिबा किसी काम के नहीं थे, कोई नौकरी वोकरी करते नहीं थे। इसकी वजह से जो फलता फूलता परिवार था वो बिखर सा गया और गरीबी के दलदल में आ गया। अब शेतिबा के 3 लड़के हुए। कितने? शेतिबा के 3 लड़के हुए और इन 3 लड़कों में से एक लड़का है गोविंद राव, और वही गोविंद राव जो अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फुले के फादर का नाम। तो अगर हम बात करें तो शेतिबा के तीनों लड़के अब रोजगार की तलाश में पुणे चले आए। कहां चले आए? पुणे चले आए। फिर वे पेशवा के अंडर काम करने लग गए, फूल माले का काम करने लग गए उनके अंडर। पेशवा बहुत खुश हुए। 1720 से लेकर 1740 के बीच में अगर हम बात करें, मराठा जो पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट, उन्हीं पे मूवी बनी है बाजीराव मस्तानी, तो वो बहुत खुश हुए इनके काम से। 35 एकड़ लैंड गिफ्ट किया इनको। मगर अगर हम बात करें इस 35 एकड़ लैंड में अगर देखें तो गोविंद राव के बड़े भाई ने कब्जा कर लिया, तो नीचे के 2 भाई ऑलरेडी फिर क्या हो गए? बेदखल हो गए। फिर इनको अपने जीवन गुजर बसर करने के लिए फूल माले का ही काम करना पड़ा। किसी तरीके से इन्होंने ज्योतिबा फुले की पढ़ाई करवाई। मराठी मीडियम में इनकी पढ़ाई हुई, शुरुआती पढ़ाई हुई, आगे की पढ़ाई ये कर नहीं पा रहे थे। मगर अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फुले के ही जो अन्य साथी थे उन्होंने देखा ज्योतिबा फुले के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो ज्योतिबा फुले की फर्दर स्टडीज करवाई जानी चाहिए। तो फाइनली जाके उनके फादर से बात करते हैं और एक क्रिश्चियन मिशनरी में इनको डलवाते हैं। पुणे में ही एक स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल था। क्या था? स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल था। वहां पे अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फुले का एडमिशन करवाया जाता है 1842 में, और 1847 में अगर हम बात करें ज्योतिबा फुले अपने इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, इनकी पढ़ाई समाप्त होती है। और यही 1827 में इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिन्होंने इनके जीवन का पूरा रुख बदल दिया। वो घटना क्या थी? असल में ज्योतिबा फुले का एक ब्राह्मण दोस्त था, पंडित दोस्त था, उसके घर शादी थी। उसने ज्योतिबा फुले को भी इनवाइट किया। ज्योतिबा फुले गए, मगर मैंने जैसे कहा कि समाज हमारा इतना ऑर्थोडॉक्स था, वर्ना सिस्टम चल रहा था। तो शूद्र क्लास को ब्राह्मण क्लास की शादी में तो बिल्कुल एंट्री नहीं दी जाएगी। उस समय शूद्रों का क्या हाल था कि अछूत माना जाता था, अनटचेबल्स, कि एटलीस्ट उनको अपनी पीठ पे झाड़ू बांध के चलना पड़ता था, कि अगर वो कहीं से भी गुजरेंगे तो उनकी परछाई भी ब्राह्मणों पे नहीं पड़नी चाहिए। अगर कहीं थूक दें तो वो झाड़ू से उसको साफ करते हुए जाएंगे। इस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ करता था। तो फिर ऐसे शूद्र क्लास के लोग को अगर हम बात करें कैसे पंडित अपनी शादी में एक्सेप्ट कर लेंगे? तो ज्योतिबा फुले की बहुत बेहतरीन इंसल्ट हुई यहां पे। और कहते हैं ना, जब किसी आदमी की इंसल्ट होती है तभी वो कुछ बड़ा काम करता है। जितने भी यंग एस्पिरेंट्स से चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, जब तक दिल को चोट नहीं लगेगी, जब तक आपके आत्मसम्मान पे बात नहीं आएगी, तब तक आप इतिहास नहीं रचेंगे। ये टर्निंग पॉइंट था ज्योतिबा फुले की लाइफ में। इसकी लाइफ में, ज्योतिबा फुले की लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट था। और यहां से ज्योतिबा फुले ने समझा कि समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से व्याप्त है। क्या है? समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से व्याप्त है। और फिर इसके बाद इनके जीवन में एक और घटना घटी 1848 में ही। अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फुले ने एक किताब पढ़ी
और इस किताब ने इनके पूरे जीवन को बदल दिया। और इस किताब का नाम था राइट्स ऑफ मैन। क्या नाम था? राइट्स ऑफ मैन इस किताब का नाम था। और इस किताब के लेखक थे थॉमस पेन। कौन थे? थॉमस पेन, एक अमेरिकन राइटर, इस किताब के लेखक थे। ये किताब किस पे बेस्ड थी? ये किताब बेस्ड थी सोशल जस्टिस पे। किस पे बेस्ड थी? सामाजिक न्याय पे, जो उनको नहीं मिल रहा था। कहते ना किताबों से दोस्ती कर लो भाई। किताबें बड़ी अच्छी दोस्त होती है किसी के भी जीवन में, आपका जीवन बदल देगी। ज्योतिबा फूले का जीवन बदल दिया एक किताब ने। इतने बड़े महान आदमी बने, महात्मा का टाइटल मिला, और आगे चल के B.R. अम्बेडकर जैसे लोगों के व्यक्तित्व को इन्होंने प्रभावित किया। अम्बेडकर की लाइफ को 3 लोगों ने ही इन्फ्लुएंस किया है, जिसमें गौतम बुद्धा, नंबर 2 पे अगर हम बात करें संत कबीर, और तीसरे नंबर पे ज्योतिबा फूले। तो किताबों से दोस्ती जरूर करिए। अब यही किताबें गांधी की भी दोस्त बन गई, तो गांधी भी महात्मा बन गए। 2 किताबों ने गांधी के जीवन को इन्फ्लुएंस किया होगा, अगर आपने पढ़ा हो तो। अनटू दिस लास्ट, रिटन बाय एक ब्रिटिश ऑथर थे, रस्किन, जॉन रस्किन। इसी तरीके से एक और रशियन ऑथर की बुक थी, लियो टॉलस्टॉय की बुक थी वॉर एंड पीस। इन 2 बुक राइटर्स की राइटिंग से प्रभावित होकर गांधी ने इतना बड़ा काम किया, लियो टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन। और यही चीज इनके साथ भी हुई। जब ये किताब इन्होंने पढ़ी और इसमें सोशल जस्टिस की बात की गई, समाज में इनइक्वालिटी को कैसे सुधारा जा सकता है, तब इनको समझ में आया। तब इन्होंने समाज को परिवर्तित करने के लिए अहम कदम उठाए। इन्होंने सबसे पहले देखा कि एजुकेशन इंपार्ट करना पड़ेगा हमको। अगर हमको सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो एजुकेशन इंपार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलके विमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की। 1848 में ही अगर हम बात करें, पुणे में भिडेवाड़ा में इन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला। सावित्रीबाई फूले जब इनके साथ जुड़ी तो समाज और इनके खिलाफ हो गया। एक महिला जिसको हमने देखा कि पढ़ना अलाउड नहीं था, तो समाज भड़क रहा था। तो इन्होंने, अगर हम बात करें, इनका जो कंट्रीब्यूशन मेन रहा है समाज में, इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया किसके लिए? इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए। अगर हम बात करें, इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसके बावजूद ये नहीं खत्म हो पा रहा। भारतीय संविधान आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। कई सारे एक्ट्स बने हैं इसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, SC/ST एक्ट 1989, जिसको हाल फिलहाल में मोदी जी ने अमेंड किया है। मगर उसके बावजूद अगर आज हम समाज में जाएंगे तो आज हमारा जो समाज है डिवाइडेड है कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम के अंदर। थोड़ा सा आप रूरल एरियाज में चले जाइए, आपको कास्ट सिस्टम की पूरी हकीकत समझ में आ जाएगी। तो अगर हम बात करें, मगर किसी ने प्रयास तो किया, अंबेडकर ने इन्हीं विचारों को आगे लेके चले, संविधान बनाया और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को फंडामेंटल राइट्स में रखा। साथ ही साथ इन्होंने महिलाओं के एजुकेशन के लिए काम किया, और जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, यही वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले, अगर हम बात करें, दलित शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? दलित शब्द का प्रयोग किया। तो अगर हम बात करें, कुल मिला के इन्होंने फिर आने वाले कई सालों में बड़े बदलाव किए। अगर हम बात करें ज्योतिबा फूले की, अगर आप एक टाइमलाइन बना लें, क्या बना लें? आप एक टाइमलाइन बना लें, तो ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में हुआ। 1827 में इनके जन्म के बाद अगर हम बात करें, 1840 में इनकी शादी हुई सावित्रीबाई फूले से। 1842 में अगर हम बात करें, इन्होंने स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। 1847 में इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई। 1848 में अगर हम बात करें तो ये एक बुक के संपर्क में आए, जिस बुक का नाम था राइट्स ऑफ मैन। थॉमस पेन ने जिसको लिखा था, यही इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। क्या बना? फिर कई साल इन्होंने विमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए
ऑपरेस्ट क्लास के राइट्स के लिए, इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए कुल मिला के काम किया। फिर अगर हम बात करें, एक घटना यहां पे हुई, अगर हम बात करें, ब्राह्मण क्लास की एक महिला थी जो विधवा हो चुकी थी। अब वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। अब विधवा हो जाती थी महिला उस समय, तो अगर हम बात करें उसके साथ कितना कुछ होता था। सर मुड़वा लेती थी सफेद कपड़े पहन के, और सती होने को उसको बोला जाता था। वो बच्चे को कैसे जन्म दे? तो उसने उस बच्चे को गिरा दिया, अबॉर्शन करवा लिया, समझ लो आज की डेट में। तो इससे ज्योतिबा फूले बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो 1852 में ज्योतिबा फूले ने होम ऑफ विडोज की शुरुआत की थी। किसकी? विधवाओं के लिए। अब क्योंकि ज्योतिबा फूले का कोई लड़का तो था नहीं, जब ज्योतिबा फूले मरे थे तो इसी होम ऑफ विडोज से उन्होंने एक ब्राह्मण लड़की के बच्चे को गोद लिया था, जिनका नाम था यशवंत फूले। क्या नाम था? यशवंत फूले। तो यहां पे इन्होंने 1852 में होम ऑफ विडोज की शुरुआत की। और यहां पे अगर हम बात करें तो 1863 में इन्होंने इन्फेंटिसाइड, दैट मीन्स कन्या भ्रूण हत्या खत्म करने की बात की। आगे चल के इनके जीवन में जो सबसे मेन चीज होती है वो 1872 में होती है, जब ये खुद की एक किताब पब्लिश करते हैं, जिस किताब का नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी इस किताब का नाम था। अगर हम बात करें, ये वो किताब है जिसमें इन्होंने कई डायलॉग्स के फॉर्म में, अगर हम बात करें, एक कॉन्वर्सेशन के तौर पे इस किताब को पूरा पब्लिश किया गया। ज्योतिबा और ढोंडीमा के बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाया गया इस किताब में। जैसे चाचा चौधरी की किताबें आपकी आती थी, चाचा चौधरी, विक्रम बेताल, उसी तरीके से कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में इन्होंने ये पूरी गुलामगिरी लिखी। और इसी गुलामगिरी में इन्होंने 3000 साल की गुलामी का जिक्र किया है, इनके साथ किस तरीके की यातनाएं होती थी। उसी शब्द से ब्राह्मणों को ऐतराज था जब ये मूवी रिलीज हो रही थी। ब्राह्मण उसी शब्द को रिप्लेस करने को बोल रहे थे कि 3000 साल की गुलामी मत लिखो, उसको लिख दो कि कुछ सालों की गुलामी रही है। क्यों लिख दो भाई? 3000 साल की गुलामी नहीं रही क्या? इसमें क्या दिक्कत है? रही है तो रही है। जिनके ऊपर रही है उनको दिक्कत नहीं हो रही, आपको दिक्कत हो रही। गुलामगिरी में आखिर है क्या? गुलामगिरी में असल में बहुत बेहतरीन एक डिस्क्रिप्शन दिया गया। इसमें इन्होंने, अगर हम बात करें, कॉन्वर्सेशन के माध्यम से ही राजा बलि और वामन देव की कहानी को सुनाया। वामन देव आप लोग जानते होंगे, अगर हम बात करें, भगवान विष्णु के तीसरे अवतार थे शायद वामन देव। राजा बलि जो शूद्रों का देवता हुआ करता था, तो राजा बलि ने, अगर हम बात करें, तो समूचे उस समय अगर हम बात करें, आकाश पाताल सब पे कब्जा कर लिया था। इससे देवलोक में रहने वाले इंद्र वगैरह सब ये बौखला गए थे। तो ये पहुंचे विष्णु के पास और बोले कि इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। तो विष्णु ने वामन अवतार लिया। विष्णु वामन अवतार लेके जब राजा बलि के पास पहुंचे, तो राजा बलि से क्या बोलते हैं? भिक्षा मांगते हैं। राजा बलि बोले क्या चाहिए? तो विष्णु जी का जो अवतार था वामन देव बोलते हैं, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग जमीन मतलब मैं 3 पैर रखूंगा, उतनी जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा सिर्फ इतना ही? मेरे पास आकाश भी है, पाताल भी है, सब कुछ है, 3 पग जमीन सिर्फ तुम मांग रहे हो, ले लो। हालांकि यहां पे गुरु शुक्राचार्य को डाउट हुआ था, उनके मना करने के बावजूद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग जमीन देने का ऐलान किया। और यहीं पे उन्होंने अपना साइज बढ़ाना शुरू किया। दैट मीन्स अपने बॉडी के आकार को बढ़ाना शुरू किया। वो हल्क बन गए, धीरे धीरे इतना बड़ा उनका शरीर हो गया कि उन्होंने जब अपना पहला पैर रखा, तो पहले पैर में ही उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा पैर रखा तो पूरे आकाश को नाप लिया। और तीसरा पैर बोले अब तो कुछ जगह बची नहीं, अब इसको कहां रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि उसको मेरे सिर पे रख दो। इस तरीके से राजा बलि के साथ छल हुआ। इस वजह से ज्योतिबा फूले, अगर हम बात करें, राजा राम की जगह राजा बलि को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं।
सॉरी उत्तराधिकारी नहीं, अपना वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? अपना वंशज मानते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से ब्राह्मणों ने कृत्य किया है, किस तरीके से हमने 3000 साल की गुलामी झेली है, उसी को गुलामगिरी में प्रदर्शित किया गया है। और फिर इन चीजों पे प्रकाश डालने के लिए इन्होंने 1873 में एक समाज की शुरुआत की, जिसको नाम दिया गया सत्य शोधक समाज। क्या नाम दिया गया? सत्य शोधक समाज नाम दिया गया। द ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी, सत्य पे प्रकाश डाला गया। यहां पे जो चीजें सही हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए, जो चीजें रैशनैलिटी के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, जिसके पीछे कोई कारण है, तर्क है, उसको एक्सेप्ट करिए। और 1887 में इनकी सारी बुकें एक साथ पब्लिश हुई थी। 1890 में अगर हम बात करें, 1888 में ही इनको एक स्ट्रोक पड़ा था और 1890 में इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ के बाद ही एक और किताब 1891 में पब्लिश हुई और उस किताब का नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म। क्या नाम था? सार्वजनिक सत्य धर्म। इस किताब का सार्वजनिक सत्य धर्म इस किताब का नाम था। इस तरीके से महात्मा 1888 में इनको महात्मा का टाइटल दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने पूरा जीवन अपना कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई में लगा दिया, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, ऑप्रेस्ड क्लास पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए और विमेंस को एजुकेट करने के लिए। ठीक है, जो आज भी बड़ा इंडिया में अगर हम देखें तो लिटरेसी रेट महिलाओं का इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं, 69% है 2011 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से, मगर वो भी तब जब लिटरेसी का क्राइटेरिया हमने क्या रखा है कि जो भी 7 साल का है और 1 लाइन या 2 लाइन पढ़ने या लिखने में सक्षम है, हम उसे लिटरेट मान रहे हैं। अगर इस क्राइटेरिया को हम बढ़ा के 12th पास कर दें तो ये 69% 40% हो जाएगा। गलती से ग्रेजुएशन कर दिए तो 20% हो जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिए तो शायद हम माइनस में चले जाए, शायद हम माइनस में चले जाएं। तो इस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फूले के इस जीवन ने आने वाले कई लोगों को प्रेरणा दी, प्रेरणा के स्रोत बने दूसरे लोगों के लिए। और महात्मा ज्योतिबा फूले से इस तरीके से समाज में बदलाव की एक पहल चली। ये जो समाज आज हम देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बना है, कई लोगों के अथक प्रयासों से। बहुत सारी तो सीक्रेट तरीके से बहुत सारे लोग ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स आपको जिंदा थोड़ी छोड़ेंगे, मार देंगे। 1857 की क्रांति आपने देखी क्यों हुई? बहुत सारे कारण थे, मगर जो स्पार्किंग प्लग था वो क्या था कि भाई सुअर और गाय की चमड़ी मिलाई गई थी। धार्मिकता, जब सती प्रथा को खत्म करने की बात की गई थी तो राजा राममोहन रॉय हर के लिए इतना आसान नहीं रहा था। वो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसके लिए कानून पास कर दिया, तब जाके सही हुआ। अगर ब्रिटिशर्स कानून ना बनाते तो ये समाज कतई नहीं जीने देता भाई साहब। शक्ति दुबे का जब मैंने इंटरव्यू देखा तो मैं दंग रह गया। अब वैसे तो सच्चाई है, सभी लोग जानते हैं, मगर जब शक्ति दुबे ने कहा और वो भी यूपीएससी में टॉप मारने के बाद, तो वो चीज सबको प्रभावित करेगी नहीं करेगी। अब उसके पास वो पद आ गया है जहां से वो इन्फ्लुएंस करेगी लोगों को, समाज में बदलाव लाएगी। आदमी इसीलिए तो इतनी मेहनत करता है, इतने संघर्ष से पढ़ाई करता है ताकि पावर मिले। और पावर से क्या आता है? चेंज आता है। क्योंकि अगर आप समाज में बदलाव करना चाहते हैं, आपके पास पावर नहीं है, बिना पावर के आप समाज में बदलाव नहीं कर सकते। जो पावरफुल है वही बदलाव करेगी। आज हम आप खड़े होके कहते हैं कि नहीं देश में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बोलते रहो, कोई सुनेगा आपकी? कोई नहीं सुनेगा। मगर अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, आपकी हर कोई बात सुनेगा। आप देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री है, हर कोई आपकी बात सुनेगा। तो अगर चेंज लाना है तो आपको पावर लाना, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे समाज सुधारक हुए। अब मेरा सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया है लगभग।
10% अभी और बाकी है, मगर बहुत जल्दी हम 1 तारीख से NDA 2 2025 के लिए क्लासें रन करेंगे। और अगर हम बात करें, देखिए सितंबर में एग्जाम कंडक्ट होना है, हमारे पास कितने महीने रहेंगे? मई से 1 मई से शुरू करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने के अंदर अगर हम बात करें सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, क्रैश कोर्स के टाइप पे या जिस तरीके से भी, जितने हमारे पास टाइम की अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, अगर आप किसी टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसको भी आप जरूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अपना नया सेटअप शुरू किया है, मैं भी एक समाज में बदलाव लाना चाहता हूं, मैं भी शिक्षा के जगत में एक क्रांति लाना चाहता हूं। क्योंकि अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे हैं जो आज बेहतरीन टीचरों से पढ़ नहीं पाते, मेंटरशिप उनकी नहीं हो पाती, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंगों में बहुत बड़ी बड़ी फीस है जो वो पे नहीं कर पाएंगे। चलिए खैर, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।